भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे वैश्विक स्तर पर इस देश के सम्मान बढ़ाने में जो ख्याति अर्जित किए हैं, आज एक एक लोगों के मन में ये विचार और ये धारणा बनी हुई है। केवल आवश्यकता है कि हमको जो जवाबदारी दी गई है उस जवाबदारी के साथ में हमको काम करना है। और इसलिए ये छत्तीसगढ़ के हमारे 11 लोकसभा सीट हैं। हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का, हम सबका प्रयास और प्रयत्न ये हो, हम 11 के 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दें, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकें। आज के इस अवसर पर हम सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं विस्तार से बात रखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। समय काफी विलंब हो चुका है। मैं इसलिए इस अवसर पर सीधे मार्गदर्शन के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आह्वान करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। माननीय अमित शाह जी, आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। जय घोष करेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कार्यकर्ता कश्मीर के लिए नारे लगाते हैं, मैं नारे को थोड़ा सुधारना चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अनिल जैन जी, सुश्री सरोज पांडे जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को पहुंचाने का काम किया है, ऐसे श्रीमान सौदान सिंह जी, हमारे भाई रामविचार नेताम जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, श्रीमान रमेश बैस जी, श्री राजेश मुनत जी, और आज 4 लोकसभा के रायपुर क्लस्टर के कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता ऐसे मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। आज छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहां बुलाया और मैं देख रहा हूं कि विशाल स्टेडियम खींचोखींच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। मित्रों, देश भर के 20 प्रांतों में 27 जगह पर मैं सम्मेलन कर आया और ये मेरा 27वां और अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन है। मैं जानबूझकर छत्तीसगढ़ में अंत में आया। मित्रों, ये सम्मेलनों में मैं जहां पर भी गया, देश के हर कोने पर गया, देश के हर कोने में एक ही आवाज मैंने सुनी है, चाहे वो कार्यकर्ता की हो, जनता की हो, दलित की हो, आदिवासी की हो, किसान की हो, युवा की हो, महिला की, कि फिर एक बार मोदी सरकार। जरा मेरे साथ बोले, फिर एक बार। ये मूड के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 4 लोकसभा के यहां बैठे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग प्रकार की पार्टी, अलग प्रकार की इस मायने में है कि सारी पार्टियां अपने नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और नेताओं के आधार पर चुनाव जीतती है।
मगर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नेताओं के आधार पर ना चुनाव लड़ती है, ना नेता उसको चुनाव जिता सकते हैं। बूथ और शक्ति केंद्र पर खड़ा हुआ मेरा कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सकता। और ये भाषण की कोई बात नहीं है मित्रों। जब भी मैं बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में जाता हूं, कई साल पीछे अपने आप चला जाता हूं, क्योंकि 1982 में मैं भी ऐसे एक बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में गुजरात के संघवी हाई स्कूल बूथ नंबर 263 में एक बूथ अध्यक्ष के नाते आपकी तरह अंतिम कुर्सी में बैठा। और ये पार्टी की महानता देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बूथ पर पोस्टर चिपकाने वाला एक कार्यकर्ता, बूथ पर कमल पुतवाने वाला एक कार्यकर्ता आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आपके सामने। और ये संभव हो सकता है तो एक ही पार्टी में हो सकता है। ये संभव हो सकता है तो पूरे विश्व में एक ही पार्टी में हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्र के बड़े से बड़े पद पर आसीन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। मित्रों, आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं 2019 के चुनाव की तैयारी। पार्टी ने कई सारे कार्यक्रम दिए। आपने मार्च तक सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए हैं। क्योंकि ये मेरा अंतिम कार्यकर्ता सम्मेलन है, मैं आपके सम्मेलन के माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि थकान लग जाए इतने लंबे कार्यक्रम बनाकर हमने भेजे थे, मगर आपने मुंह पर उफ नहीं किया। हर कार्यक्रम को सफल कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का ढेर सारे कार्यक्रम, परिवार की सूझबूझ लेने का समय न मिले इतने कार्यक्रम हमने भेजे। और एक प्रकार से एक कार्यकर्ताओं की परीक्षा थी। कई बार मुझे भी अकेले में लगता था कि क्या कर रहे हैं। कार्यकर्ता का भी परिवार होता है, उसका भी व्यवसाय होता है, इनके बच्चों की भी परीक्षाएं होती हैं, इनके घर में भी सामाजिक काम होते हैं। मगर बाद में विचार आता था कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, देकर देखते हैं कार्यकर्ता क्या करता है। मगर मित्रों, आप मेरे से भी 2 कदम आगे निकले। हर कार्यक्रम को भाजपा के कार्यकर्ता ने अपना घर का कार्यक्रम मानकर इसको सफल बनाया। इसलिए आज ये मेरे अंतिम सम्मेलन में मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं, साधुवाद देता हूं। इतने संकट के समय में भी आपने पार्टी को आगे बढ़ाया। मुझे मालूम है किसानों का फसल काटने का समय है, बच्चों के एग्जाम का समय है, परिवार में शादियों का समय है, फिर भी आपने एक भी कार्यक्रम को विफल नहीं होने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। मित्रों, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी उल्लेख कर रहे थे कि हम यहां चुनाव हारे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं कहना चाहता हूं, और ये मीडिया के सारे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आधार पर आगामी चुनाव का गणित मत करिएगा। ये फिनिक्स पक्षी जैसी पार्टी है, राख में से भी बड़ा महल बनाकर खड़ा करने की ताकत मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये वो पार्टी है जिसकी कभी 2 सीटें हुआ करती थी और पार्टियां बिखर जाती, टूट जाती, टुकड़े टुकड़े हो जाती। मगर भारतीय जनता पार्टी बिखरी नहीं, टूटी नहीं, एक भी विभाजन नहीं हुआ। हम दीनदयाल जी के बताए रास्ते पर चलते चले गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलते चले गए, गुरु जी के बताए रास्ते पर चलते गए। हम बिखरे नहीं, मनमुटाव भी नहीं हुआ। और आज परिणाम देखिए साहब, जो पार्टी कभी 10 सदस्यों की पार्टी थी, 11 करोड़ सदस्यों के साथ आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया।
जो पार्टी कभी लोकसभा में 2 सीटें रखती थी, राजीव गांधी जी ने तंज कसा कि हम 2 हमारे 2। आज वो पार्टी 440 से 44 पर है और भारतीय जनता पार्टी 2 से 282 पर पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश में सबसे ज्यादा विधायक आज कोई पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा सांसद कोई एक पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य किसी एक पार्टी के हैं तो भाजपा के हैं। सबसे ज्यादा तहसील पंचायत के सदस्य किसी एक पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा म्युनिसिपल काउंसिलर किसी एक पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सबसे ज्यादा सरकारें किसी की है तो 16 सरकारें देश में भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी कोई सत्ता के लिए बनी हुई पार्टी नहीं। सत्ता तो हमारे काम के रास्ते का एक पड़ाव मात्र होता है, आती है जाती है। हम मां भारती के लिए, देश के गरीबों की सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए, भारत के गौरव के लिए और भारत को महासत्ता बनाने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। जब तक हमारा ये लक्ष्य समाप्त नहीं होता, हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग भी कयास लगाते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, 19 के चुनाव में 2-2 हाथ कर लो भैया, पटकनी ऐसी मिलेगी कि होश उड़ जाएंगे। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार अभी से बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित। और ये छत्तीसगढ़ परिणाम जो आए, कई बार भ्रांतियां ऐसी फैलाई जाती है कि लोगों को लगता है चलो ये भी कर देखें। कर लिया, 2 महीने में मालूम पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार और ये चिट फंड घोटाले वाली सरकार के बीच में अंतर क्या है, छत्तीसगढ़ की जनता को 2 महीने। भला कोई सरकार चिट फंड घोटाले वालों को समर्थन में खड़ी रह सकती है? मेरी तो समझ में नहीं आता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह यहां बैठे, 10 साल तक विपक्ष की सरकार थी फिर भी, और बाद में 5 साल एक डबल इंजन सरकार रही नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी की। 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भारत में किसी को कल्पना नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के घर-घरों में बिजली पहुंच सकती है। मेरी वनवासी मां के पैर में स्लीपर पहनाने वाला कोई मुख्यमंत्री आ सकता है। हर घर में चावल देकर उसकी भूख भागने वाला, भूख को भगाने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। दलित के, आदिवासी के, पिछड़ा समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। सिंचाई के रकबे को 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ाने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। 24 घंटा छत्तीसगढ़ में बिजली देने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने वाला कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। वो छत्तीसगढ़ में किसी ने कल्पना नहीं। ये 15 साल के अंदर हमने छत्तीसगढ़ को बदलने का काम किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, आपके अध्यक्ष के नाते कहने आया हूं, जरा भी आत्मविश्वास की कमी करने की जरूरत नहीं है। सीना तान कर चुनाव के मैदान में जाइए, विजय हमारी निश्चित पड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई क्षुब्ध न हो, गौरव के साथ हमारे किए हुए कामों की सूची, चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार के हो, चाहे रमन सिंह सरकार के हो, हाथ में लेकर जाइए। मुझे भरोसा है मित्रों, ये 2 साल में कांग्रेस ने अपनी सरकार की जो सुगंध कहो तो सुगंध, बाकी जो कहो तो वो फैलाए 2 महीने में।
आपके लिए छत्तीसगढ़ की जनता दरवाजे खोल कर बैठी है कि आइए हमसे थोड़ा गलती है। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी कहना चाहता हूं कि ये आए थे, क्यों लाए थे, इनको क्यों लाए थे? आपका स्वास्थ्य ठीक हो इसलिए लाए थे या बिगड़ जाए इसलिए लाए थे? इन्होंने आते ही आयुष्मान भारत योजना को ऊपर उठाने का काम कर दिया। छत्तीसगढ़ के गरीब को जो 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना का मिलता था उसको अधर में कर दिया। आने से पहले ही घोटाले करने की तैयारी करी है। मुझे मालूम है, जाने के बाद पूछेंगे आप भविष्य में क्या हो, ज्योतिषी हो? भाई पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। ऐसा क्या काम करना है मुझे बताओ कि आपको सीबीआई के दरवाजे बंद करने पड़े? क्यों करने पड़े? रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, हमें कुछ गलत नहीं करना था, हमने कभी सीबीआई के दरवाजे बंद नहीं करे। आपको घोटाले कराने की आपकी मंशा है, इसलिए आपने सीबीआई के दरवाजे छत्तीसगढ़ के अंदर बंद करे हैं, बंद करे। और इसका जवाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए। क्यों सीबीआई के दरवाजे बंद करे? आपके दिल के अंदर मनसा पड़ी है, डे 1 से शपथ लेने के पहले से पहला काम ये किया, इसलिए किया कि आपके मन में पड़ा है कि मैं घोटाले कर घपले कर जो करना है वो करूंगा, सीबीआई ही नहीं आएगी तो किसका डर? मित्रों, ये मनसा दिखाता है किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने कहा था हम पूरा ऋण माफ, अल्पकालीन ऋण को भी आधा अधूरा माफ किया। जरा छत्तीसगढ़ के किसानों को पूछिए कि उनको क्या किया, उनके वादे का क्या हुआ। धान खरीदी के मामले में भी राहुल बाबा ने यहां कर घोषणा तो कर दी, अब ठंड में पसीने छूट रहे हैं, धान खुला पड़ा है, उसका भुगतान करने की भी ताकत नहीं है। रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। हमारे सामने सवाल उठाने वाले आज खूब शराबबंदी की बात करी थी आपने, क्या हुआ शराबबंदी का? छत्तीसगढ़ की महिलाएं पूछ रही है, हमारे वोट तो ले लिए आपने, शराबबंदी का वादा कर दूर दूर तक शराबबंदी का नाम नहीं कहते, उल्टा कहते सरल काम नहीं है। सरल नहीं है तो भला वचन क्यों दिया था? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लेकर जाना पड़ेगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम भी शासन में रहे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर ढेरों सारे रोड, स्टेडियम, योजनाएं पड़ी, हमने किसी का भी नाम नहीं बदला। हमने नया काम किया और हमारे नेताओं के नाम पर उसका नाम रखा। हमने पुरुषार्थ किया। दीनदयाल उपाध्याय, जिसको देश का हर गरीब अपना मसीहा मानता है, अंत्योदय के सिद्धांत के कारण आज देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर जो सुधार आया है, वो मूल विचार श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का। उनकी जन्मशती पर जो योजनाएं शुरू हुई पंडित जी के नाम पर, वो सारी योजनाओं का नाम बदलने का, न करने जैसा फैसला एक कांग्रेस सरकार ने किया। मैं आह्वान करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के व्यवहार नहीं हो। किस प्रकार की बात आप? हमने कभी किसी नेताओं के नाम नहीं बदले, किसी योजनाओं के नाम नहीं बदले। हम भी सार्वजनिक जीवन में है कि किस प्रकार से प्रदेश को चला। सार्वजनिक जीवन की सुचिताओं की उन्होंने कोई मर्यादाएं नहीं रखी मित्रों। और अंत में नक्सलवाद, देखिए कुछ चीजें संयोग नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में जब नक्सलवाद फैला, जन्मा, तब कांग्रेस की सरकार थी। आंध्र में नक्सलवाद बढ़ा, कांग्रेस की सरकार थी। आंध्र से घूमता घूमता छत्तीसगढ़ तक आया, कांग्रेस की सरकार थी। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार। क्या रिश्ता है भाई? कोई तो रिश्ता होगा, बताओ कार्यकर्ता, होगा या नहीं होगा? जरा जोर से बोलो, होगा या नहीं होगा? और मित्रों, नक्सलवाद का खात्मा देखिए।
पश्चिम बंगाल में तब गया जब कांग्रेस की सरकार गई, आंध्र में तब गया जब कांग्रेस की सरकार गई, और छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद तब समाप्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार आई। तो कांग्रेस आती है तो नक्सलवाद आता है, कांग्रेस जाती है तो नक्सलवाद जाता है। अब यहां पर कांग्रेस आई। अर्बन नक्सलवाद का जब मामला आया तब किसके साथ कार जुड़े हुए थे मैं नाम देना नहीं चाहता। जेएनयू में कुछ देश विरोधी तत्वों ने जब नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े हो 1000, उस वक्त उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए। ये दिखाता है कि उनका कमिटमेंट क्या है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के अंदर इन्होंने कानून और व्यवस्था को नीचे ले जाने का काम किया है। मित्रों, इन्होंने वादा किया था हम बिजली का रेट आधा करेंगे। अब उन्होंने वादा से मुकर गए कि 400 यूनिट तक ही आधा करेंगे। तो भला पहले 400 यूनिट की बात आपने क्यों नहीं की? और मित्रों, मुझे सबसे बड़ी चिंता है छत्तीसगढ़ के कानून और व्यवस्था की। खैर, हम संघर्ष करेंगे, जनता की जागृति करेंगे और ये लोकसभा चुनाव में ही फिर से एक बार साबित कर देंगे कि ये छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ का बनाया हुआ संगठन है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और आने वाले दिनों में रहेंगे। मगर सिर्फ उत्साह से काम नहीं। छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता ने ये 2 महीने जो बचे हैं, 2 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ की जनता के घर घर को, व्यक्ति व्यक्ति को, हर एक मतदाता को संपर्क करना है और भारतीय जनता पार्टी का संदेश देना है। तभी जाकर ये हो सकता है। और हमने एक अच्छी सरकार चलाई। आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विस्तार करना है, हमने भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना है। पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है कि पराजय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा आसमान को छू सकता है, वो साबित करने का चुनाव ये छत्तीसगढ़ का चुनाव। इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा अनुरोध है, अपील है, इस चुनाव के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। इस चुनाव के अंदर सूक्ष्म आयोजन करिए, सूक्ष्म आयोजन कर काम का नक्शा बनाइए और इसका रिव्यू करते करते उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। आप ही वो कार्यकर्ता जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक कमल का झंडा छत्तीसगढ़ के अंदर फहरा है। आप ही वो कार्यकर्ता हो जिन्होंने 3 बार सरकार बनाई है। आप ही वो कार्यकर्ता हो हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है। आप ही वो कार्यकर्ता हो जिसने हर गांव में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है। मैं और किस पर भरोसा करूं और क्यों करूं? आपने चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, चुनाव जीते हैं, जितवाए हैं और यही कार्यकर्ता इस बार छत्तीसगढ़ में गत चुनाव के अंदर एक सीट छूट गई। दुर्ग वाली छूट गई थी ना सोलन की। कौन सी छूट गई थी? दुर्ग वाली एक सीट छूट गई थी ना भाई। जरा हाँ तो बोलो, जरा इस और भी बोलो। आज मैं आपको कहकर जा रहा हूं मित्रों, सारी प्रेस के सामने, कि इस वक्त जब काउंटिंग का 1 बजेगा, छत्तीसगढ़ की सभी के सभी सीटें दुर्ग समेत नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगी। बताओ जरा, होगा या नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा या नहीं होगा? तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, एक और कांग्रेस के 55 साल का शासन, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 55 महीने का शासन, फिर भी हम आगे निकल जाए, इस प्रकार से सरकार चलाई। राहुल बाबा घूमते फिरते हर जगह पे बोलते रहते हैं, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। अरे क्या हमारा हिसाब मांगते हो राहुल बाबा? तनिक पीछे मुड़कर देखो। 55 साल तक आपके परिवार की सरकार रही, 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया। देश के गरीबों के लिए क्या किया?
हमने सिर्फ 55 महीना शासन किया और 55 महीने के शासन में देश की 6 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाकर धुआं मुक्त रसोई देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। हमने 55 महीने शासन किया, देश के 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमने 55 महीना शासन किया, देश के 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम और माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2.5 करोड़ लोगों को शहर और गांव मिलाकर खुद का घर देने का काम, उसका अलॉटमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ गरीबों को टीका लगाने का काम माता और बच्चा दोनों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 12 करोड़ गरीबों को 22 रुपये में बीमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा, कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो 5 लाख तक का खर्चा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 4 ही महीने में, सिर्फ 4 महीने में 15 लाख से ज्यादा गरीबों के ऑपरेशन समाप्त हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हो, सिर्फ 4 महीने में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर पाई, भाजपा ने 55 महीने में किया है। और सबसे बड़ा काम अगर हमने कोई किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है, तो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। 10 साल तक यूपीए की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आलिया मालिया जयमलिया पाकिस्तान से घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट देते थे, वहां जाकर उसको अपमानित करते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था। उरी में उन्होंने किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डे के परछड्डे उड़ा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। और ये घटना के बाद पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ये मजबूत राष्ट्र कैसा हो सकता है, वो दुनिया में दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होने के पहले मित्रों, पूरी दुनिया में 2 ही देश थे, 2 ही देश जो अपने शहीदों के जवानों का बदला लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम भारत का, महान भारत का जोड़ने का काम किया। मित्रों, अभी अभी कल अयोध्या का केस सुप्रीम कोर्ट में, ये पत्रकार मुझे पूछ रहे हैं, हर बार पूछते हैं कि भाजपा ने आइडियोलॉजी छोड़ दी है क्या? भाजपा कभी अपनी आइडियोलॉजी के मूल तत्वों के साथ समाधान कर नहीं सकती। हम इसके लिए राजनीति के अंदर नहीं, हम विचारधारा के साथ जीने वाले लोग हैं। आप किसी के मन में कोई कंफ्यूजन न रहे, छत्तीसगढ़ की जनता के मन में भी कंफ्यूजन न रहे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जल्द से जल्द उसी जगह पर और भव्य श्री राम का मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम बना कर। मगर जब भी केस आता है सुप्रीम कोर्ट, ये कांग्रेस के वकील खड़े हो जाते हैं और डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मांगते। मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी श्री राम जन्मभूमि न्यास ने 42 एकड़ जमीन भूमि जो कांग्रेस की सरकार ने अधिग्रहित करी थी, वो वापिस मांगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने वो 42 एकड़ भूमि
श्री राम जन्मभूमि न्यास को देने का तुरंत फैसला हमने कर दिया और वो भूमि हमने हम मानते हैं कि अयोध्या में वहां पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना है। और मित्रों, आज मैं इस मंच से राहुल बाबा के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है, मोदी जी कहते हैं महामिलावट, वो गठबंधन के नेताओं को पूछना चाहता हूं, 19 के चुनाव के पहले देश की जनता के सामने स्पष्ट करिए कि अयोध्या में उस जगह पर प्रभु श्री राम का मंदिर बने, इसलिए आप तैयार हो या नहीं। भाई उन्होंने जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारा जवाब तय है कि हम चाहते हैं वहां मंदिर हो। राहुल बाबा आपकी बारी है, आप जरा जवाब दे दो। नहीं देंगे जवाब। वो तो जैसे ही केस आएगा, एक और डेट कैसे बढ़ जाए उस दिशा में जाए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर स्पष्ट है। हमने कहा था कि हम घुसपैठियों को सहन नहीं करें। इस देश में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं हो सकती। घुसपैठियां इस देश के लिए दिमक है। जब हमारी सरकार असम के अंदर आई, मोदी जी की सरकार बनी हुई थी, हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? एनआरसी है घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की व्यवस्था। जैसे ही एनआरसी लेकर आए, राज्यसभा में मैं गया, मैं तो सोच कर गया था कि आज मोदी जी का अभिनंदन करेंगे, उनको साधुवाद देंगे। वहां माहौल देखा तो पूरा शोकाकुल माहौल। राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी सर पर हाथ रखकर बैठी, हाय तौबा करने लगी कि मर गए, क्या कर दिया, ये कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, रहने की व्यवस्था क्या होगी, क्यों निकाल रहे हो बेचारे को, कितने साल से, क्यों भाई चचेरे भाई लगते हैं। मित्रों, हमने एनआरसी के माध्यम से 40 लाख घुसपैठियों को प्रथम दृष्टिया हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल बाबा एंड कंपनी को आक्रमण करने दीजिए, रोने दीजिए। एक बार पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी सरकार बनाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक पूरे देश से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। घुसपैठिए हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, ये भारत की सुरक्षा का सवाल है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास के साथ लोगों के बीच में जाए। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है। 25 साल से जिसने वैकेशन नहीं लिया है, जिस पर एक पैसे का आरोप नहीं है, ऐसा प्रमाणिक प्रधानमंत्री दिया है। कठोर फैसले लेने वाला निर्णायक प्रधानमंत्री दिया है। गरीबों के प्रति संवेदनशीलता रखने वाला संवेदनशील प्रधानमंत्री देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और दुनिया को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देने का काम हमने किया है। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को मैं पूछने आया, अगले चुनाव के अंदर दिन रात एक कर एक सेकंड का उपयोग कर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बोलिए, जिताएंगे। कमल के निशान पर 11 की 11 सीटें जीतेंगे। सब सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मित्र, एक बार मैं बोलूंगा, फिर एक बार आप बोलोगे, मोदी सरकार। मैं बोलूंगा, फिर एक बार आप बोलोगे, मेरे साथ बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार,
वंदे मातरम। आभार व्यक्त करने के लिए श्री राजेश मूरत जी से। कलस्तर कार्यक्रम में आज हम सबका मार्गदर्शन आए, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय अमित भाई शाह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय रामलाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी सम्माननीय अनिल जैन जी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी, उपस्थित पूर्व चारों लोकसभा से आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं का, पत्रकार साथियों का, मीडिया के सहयोगी साथियों